रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन मतलब किस तरह से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर में। तो उसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि जीन एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं। जीन एक्सप्रेशन यानी कि एक जीन है, डीएनए का सेगमेंट है, और ये डीएनए का सेगमेंट किस तरह से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसी को बोलते हैं जीन का एक्सप्रेशन होना। अब इस जीन के एक्सप्रेशन को किस तरह से रेगुलेट किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। एक जीन से प्रोटीन बनते टाइम दो इम्पॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑपरेट करते हैं। वो दो स्टेप कौन कौन से हैं? पहले यहाँ पर होता है ट्रांसक्रिप्शन, जिससे एक एमआरएनए सिंथेसाइज होता है। तो पहला स्टेप होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टेप, जिससे एमआरएनए का सिंथेसिस होता है। फिर एमआरएनए सिंथेसाइज होने के बाद में ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन के दौरान एमआरएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनता है। तो यहाँ पे एमआरएनए से क्या बन गया? एक स्पेसिफिक प्रोटीन। किसी भी तरह का जीन एक्सप्रेस जब करना होगा तो ये दोनों स्टेप यहाँ पर फॉलो होने चाहिए। जो जीन रेगुलेशन होता है वो भी इन्हीं दोनों स्टेप पे मेजरली वर्क करता है, एक ट्रांसक्रिप्शन पर और दूसरा ट्रांसलेशन पर। अगर इन दोनों में से भी बात करें तो सबसे मेजर साइट होती है ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन। ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करके जीन को ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन पहला स्टेप है। अगर ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। तो जो सबसे मेजर स्टेप होता है जहाँ पे जीन रेगुलेशन कंट्रोल किया जाता है, मेजर साइट ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज ट्रांसक्रिप्शन। ये हमने एक जर्नल बात की है जो हर एक सेल पर एप्लीकेबल है, चाहे वो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। ये दोनों बातें हर जगह पर एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली यूकैरियोटिक सेल की बात करें, स्पेसिफिकली हम किसकी बात करें? यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी होती हैं। यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल का सारा जीनोमिक डीएनए उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? उसके न्यूक्लियस में। जैसे यहाँ पे अगर हम डीएनए बनाएं, अब इस डीएनए का होता है पहले ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन से एक इमैच्योर आरएनए बनता है जिसका नाम है एचएनआरएनए, इमैच्योर आरएनए। ये जो एचएनआरएनए है इसके अंदर में कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं, जैसे कि स्प्लाइसिंग हो गया, जैसे कि कैपिंग हो गया, टेलिंग हो गया। तो जब ये सारी मॉडिफिकेशंस इसके ऊपर में कंप्लीट हो जाती हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक मैच्योर एमआरएनए के अंदर में, मैच्योर एमआरएनए के अंदर में। अब ये मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियस के बाहर आता है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन में कुछ न्यूक्लियर एनवलप पे कुछ पोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स। इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू ये जो एमआरएनए है वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद में इस एमआरएनए का होगा ट्रांसलेशन, और इस एमआरएनए से क्या बनता है फिर फाइनली? प्रोटीन। तो इस एमआरएनए से अल्टीमेटली क्या बन जाता है? प्रोटीन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो यूकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन है उसको कंट्रोल करने के मल्टीपल साइट हो सकते हैं। जैसे कौन कौन से साइट यहाँ पर हो सकते हैं? सबसे पहला तो जो कॉमन हमने साइट्स बताई थी, पहला साइट ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर हम कंट्रोल कर सकते हैं इसको। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल के अलावा प्रोसेसिंग के लेवल पर जो इमैच्योर आरएनए है, एचएनआरएनए, वो एचएनआरएनए किस तरह से प्रोसेस होकर के मैच्योर एमआरएनए का सिंथेसिस करता है, इस लेवल पर भी हम, प्रोसेसिंग के लेवल पर भी जीन का रेगुलेशन कर सकते हैं। तीसरा होता है आरएनए ट्रांसपोर्ट के लेवल पर, जो एमआरएनए का ट्रांसपोर्ट है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। चौथा होता है ट्रांसलेशनल लेवल। फाइनली जब एमआरएनए बाहर आ गया तो बाहर आने के बाद में भी उसको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन कंप्लीट होगा तभी कहीं जा कर के हमें एक नया प्रोटीन मिलेगा।
तो जो लास्ट लेवल है फॉर रेगुलेशन वो है ट्रांसलेशनल लेवल पर भी हम रेगुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यूकैरियोट्स पे कई सारे लेवल्स पर जीन का एक्सप्रेशन रेगुलेट किया जा सकता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में ये रेगुलेशन ज़्यादा फोकस्ड रहता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। तो ये बात हो गई प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जीन रेगुलेशन के क्या क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, किन जगहों पर रेगुलेशन हमें देखने को मिल सकता है यूजुअली। इसको और बेटर समझने के लिए जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन को हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जीन एक्सप्रेशन के रेगुलेशन का एक बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है जिसका नाम है ऑपेरॉन सिस्टम। हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? ऑपेरॉन सिस्टम। जो ऑपेरॉन सिस्टम होता है ये बेसिकली एक जीन रेगुलेशन को समझने के लिए सिस्टम है, जीन रेगुलेशन सिस्टम है जो कि हमें जेनेटिक रेगुलेशन को समझाता है एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। किस लेवल पर ये ऑपरेट करता है? एट लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लेवल पर ये जीन रेगुलेशन को समझा रहा होता है। अब ये ऑपेरॉन होता क्या है, ऑपेरॉन किन सेल में देखने को मिलता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑपेरॉन सिस्टम कितने कंपोनेंट से मिलकर के बनता है और इसमें जीन का रेगुलेशन एक्चुअल में कैसे होता है। तो पहला तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑपेरॉन। व्हाट इज ऑपेरॉन? ऑपेरॉन एक ऐसा जीन है जो कि पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन है। ऑपेरॉन के अंदर में हमें जो जीन देखने को मिलता है वहां पे एक स्ट्रक्चरल जीन है जो कि पॉलीसिस्ट्रोनिक नेचर का है। एक ऐसा स्ट्रक्चरल जीन, मान लीजिए हमारे पास में हमने जीन बना दिया, यहां पर ये साइट रिप्रेजेंट कर रही है स्ट्रक्चरल जीन का इतना। ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। लेकिन जो स्ट्रक्चरल जीन यहाँ पर प्रेजेंट है ये किस तरह का स्ट्रक्चरल जीन है? पॉलीसिस्ट्रोनिक। पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन उस जीन को बोला जाता है जिसके अंदर में एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करने की सीक्वेंस मौजूद होती है। तो एक ही जीन जिसके अंदर मल्टीपल प्रोटीन को कोड करने की सीक्वेंस मौजूद हो, ऐसा जीन कहलाता है पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन। जैसे अगर हम मान लें यहाँ पर एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन है जिसका ये वाला सेगमेंट ए प्रोटीन को कोड करेगा, बाद में ये बी को कोड करेगा और ये सी को कोड करेगा। तो ये हो गया हमारा एक पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन एक साथ ट्रांसक्राइब होता है। इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो एक साथ होता है और ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद में हमें एक प्रोटीन mRNA मिलता है, एक कॉन्टिन्यूस mRNA। जिस mRNA के अंदर में जो A सीक्वेंस है उसका प्रोटीन का mRNA भी आएगा, B सीक्वेंस का mRNA भी आएगा और C सीक्वेंस का भी mRNA आएगा। मतलब एक सिंगल mRNA हमें देखने को मिलने वाला है, सिंगल mRNA। लेकिन जब इस mRNA का ट्रांसलेशन होता है आगे, ट्रांसलेशन यानी जब इसमें से प्रोटीन सिंथेसिस की बारी आती है तो वहाँ पर चीज़ें बदल जाती हैं। इस एक mRNA के पास में अलग अलग प्रोटीन, 3 अलग अलग तरह के प्रोटीन को सिंथेसाइज करने की कैपेसिटी होती है। और ये कितने प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा? अल्टीमेटली 3। ये एक A प्रोटीन बनाएगा, ये एक B प्रोटीन बनाएगा और ये एक C प्रोटीन बनाएगा। तीनों अलग अलग प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक जीन ने एक mRNA बनाया और उस mRNA ने कितने प्रोटीन बनाए? टोटल 3 प्रोटीन। 3 अलग अलग प्रोटीन यहाँ पर इन्होंने सिंथेसाइज किए। जनरली ये देखने को मिलता है कि ये जो तीनों प्रोटीन हैं या फिर जो एक पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन के थ्रू जितने भी प्रोटीन बनते हैं वो एक कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे में ऑपरेट करते हैं। तीनों एक साथ कोऑर्डिनेट होकर के किसी कॉमन पाथवे को कंट्रोल करते हैं
क्योंकि ये साथ में मिल करके एक कॉमन पाथवे को कंट्रोल कर रहे हैं, इसीलिए जब ये एक साथ सिंथेसाइज होते हैं तो एक साथ रेगुलेट करना पॉसिबल इनको हो पाता है। तो ये जितने भी प्रोटीन्स एक सिंगल पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन के थ्रू सिंथेसाइज होते हैं वो जनरली फंक्शन इन अ कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे, किसी एक मेटाबॉलिक पाथवे में ये तीनों काम कर रहे होते हैं। तो ये बात हो गई स्ट्रक्चरल जीन जो कि पॉलीसिस्ट्रोनिक है, और पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन का क्या मतलब होता है, किस तरह से वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके लिए हमारे पास उसको रेगुलेट करने की सीक्वेंस होती है। जैसे नॉर्मल जीन के अंदर भी हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन को हम रेगुलेट करते हैं, किसकी मदद से, प्रमोटर की मदद से। तो हमारे पास में एक प्रमोटर सीक्वेंस होगी यहाँ पर, जिसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन प्रमोटर के साथ में प्रमोटर को खुद कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक एडिशनल सीक्वेंस होती है जिसका नाम है ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंस या फिर ओ सीक्वेंस। आपको मालूम होगा कि प्रमोटर सीक्वेंस का काम होता है आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड करना। आरएनए पॉलीमरेज आकर के प्रमोटर से बाइंड करता है, और जैसे ही ये प्रमोटर से आकर के बाइंड करेगा तो स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा या नहीं करेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटर रीजन। ऑपरेटर रीजन जो होता है वो डिसाइड करता है कि जो प्रमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करने वाला है या फिर नहीं करने वाला। क्योंकि जो प्रमोटर है या फिर जो ऑपरेटर है, ये दोनों आपस में मिल करके स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं, उसके ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करते हैं। इसी वजह से प्रमोटर और ऑपरेटर दोनों ही रेगुलेटरी सीक्वेंस कहलाते हैं। तो चाहे प्रमोटर की बात करें चाहे हम ऑपरेटर की बात करें, ये दोनों क्या हो गई, रेगुलेटरी सीक्वेंस। तो प्रमोटर हो चाहे हमारा ऑपरेटर हो, ये दोनों क्या कहलाते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंस। अब ये प्रमोटर और ऑपरेटर किस तरह से काम करते हैं ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ऑपरेटर के कंट्रोल के लिए एक और एडिशनल रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट होता है हमारे पास। इन रेगुलेटरी सीक्वेंस के अलावा हमारे पास में एक ऐसा जीन भी मौजूद होता है प्रमोटर को ऑपेरॉन को कंट्रोल करने के लिए, जो कि ऑपरेटर रीजन या फिर ऑपरेटर रीजन को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे एक एडिशनल जीन है जिसका नाम है रेगुलेटरी जीन। इसको हम सेम कलर से बना लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है रेगुलेटरी जीन, आई जीन। ये क्योंकि एक जीन है तो ये आई जीन क्या बनाता है, आई जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो पहले ये एक एमआरएनए बनाएगा और ये एमआरएनए एक रिप्रेसर प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। इस रिप्रेसर प्रोटीन का काम है कि ये जाकर के कहाँ बाइंड करेगा, ये जाकर के बाइंड करेगा ऑपरेटर रीजन पर। और अगर रिप्रेसर ऑपरेटर रीजन के पास जाकर के कभी बाइंड कर जाता है तो रिप्रेसर मॉलिक्यूल ऑपरेटर को बंद कर देता है, ऑपरेटर को काम करने नहीं देता। जब ऑपरेटर बंद हो जाएगा तो ऑपरेटर प्रमोटर को बंद कर देगा, तो हमारा प्रमोटर भी बंद हो जाएगा। जब प्रमोटर बंद हो जाएगा तो जो आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ बाइंड करने वाला था वो भी यहाँ पर बाइंड नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि जो आई जीन है वो ऑपरेटर को कंट्रोल करती है, ऑपरेटर के थ्रू प्रमोटर को कंट्रोल करती है और प्रमोटर के थ्रू पूरे के पूरे ट्रांसक्रिप्शन को अल्टीमेटली रेगुलेट कर रही होती है। इसीलिए इस आई जीन को हम बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। ये जीन है, इसका मतलब ये प्रोटीन सिंथेसिस करती है
रिप्रेसर प्रोटीन। क्योंकि रेगुलेटरी जीन खुद भी एक जीन है, खुद भी mRNA बनाता है, खुद भी प्रोटीन बनाती है, तो इस रेगुलेटरी जीन के लिए भी अलग से एक प्रमोटर होगा। यहाँ पर इसका भी खुद का एक प्रमोटर होगा पी साइट। तो यहाँ पे अगर हम अब कंप्लीट ऑपेरॉन को देखें तो हमारे पास में ऑपरेन में क्या है? ऑपरेन में सबसे पहले है स्ट्रक्चरल जीन। सबसे पहले हमारे पास में क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के अलावा कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंस हैं जिनको हम बोल रहे हैं प्रमोटर और ऑपरेटर सीक्वेंस। इसके अलावा एक रेगुलेटरी जीन है जो रिप्रेसर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। ये कॉमन स्ट्रक्चरल फीचर है किसी भी ऑपरेन का। इसके अंदर कई बार कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंस देखने को भी मिल सकती हैं। कई बार कुछ ऑपरेन में हमें many operon possess or have some additional regulatory sequences। उनके पास में कुछ एडिशनल रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं जिनका नाम होता है एनहेंसर और साइलेंसर्स। तो ये हायर लेवल पर जब आप जाएंगे तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे, एनहेंसर और साइलेंसर। लेकिन ये एनहेंसर और साइलेंसर ये अभी इस लेवल पर आपके लिए काम के नहीं है। अभी आपको तीन ही कंपोनेंट याद करने, एक स्ट्रक्चरल जीन, पॉलीसिस्ट्रोनिक, एक रेगुलेटरी सीक्वेंसेस और एक रेगुलेटरी जीन। अब ये तीनों मिल करके किस तरह से ऑपरेट करते हैं, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन करवाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पता चलना चाहिए कि ये जो ऑपरेटर सिस्टम है, ऑपेरॉन सिस्टम है, ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म में, किस तरह के सेल में दिखाई पड़ता है। क्या हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या हर एक सेल में ऑपेरॉन का सिंथेसिस होता है, ऑपेरॉन स्ट्रक्चर बनता है, या फिर कुछ स्पेसिफिक सेल हैं जिनके अंदर में ऑपेरॉन सिस्टम बनता है। तो आपको याद रखना है कि जो ऑपेरॉन होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। यूकैरियोट्स में इस तरह का कोई भी सेल स्ट्रक्चर या जीन अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑपेरॉन को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होती है पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। वहीं पर अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स के पास जितने भी जीन होते हैं वो सब मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होते हैं। मतलब हमारे पास में जितने भी जीन हैं, यूकैरियोट्स के पास में जितने भी जीन होते हैं वो सारे के सारे जीन कैसे होते हैं? मोनोसिस्ट्रोनिक, सिंगल प्रोटीन को कोड करने वाले। एक जीन एक ही प्रोटीन को अल्टीमेटली कोड करता है। पर बैक्टीरिया में इस तरह से नहीं होता। बैक्टीरिया में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलते हैं। अब ऑपरेटर सिस्टम का एक एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल भी हम वो ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जो सबसे पहला ऑपेरॉन बताया था, जिसके बारे में सबसे पहले स्टडी की गई थी, जिसका नाम है लैक ऑपेरॉन। तो हम ऑपेरॉन सिस्टम को पढ़ने के लिए एक ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में बताएंगे, लैक ऑपेरॉन, जिसको लैक्टोज एपरॉन भी बोलते हैं। लैक ऑपेरॉन या फिर लैक्टोज ऑपेरॉन सबसे पहला ऑपेरॉन सिस्टम है जिसको प्रपोज किया था एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट, एक पेयर ऑफ साइंटिस्ट ने, जिसमें है हमारे एक जेनेटिस्ट जिनका नाम है फ्रैंकोइस जैकब। तो ये एक जेनेटिस्ट थे। इनके अलावा एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, बायोकेमिस्ट थे वो। किस तरह के साइंटिस्ट थे? बायोकेमिस्ट। और उनका नाम क्या था? जैक्यू मोनोड। जैक्यू मोनोड। इन दोनों ने मिल करके ही सबसे पहला ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में बताया था, उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी। और किस ऑपरेटर सिस्टम के बारे में बताया था उन्होंने? लैक ऑपेरॉन सिस्टम के बारे में।
अब लैक ऑपेरॉन सिस्टम, पहले तो हम एक बार इसके अंदर जो जीन है वो क्या काम करते हैं, लैक ऑपेरॉन का काम क्या है, कब ये बैक्टीरिया में ऑपरेट करना चाहिए और कब बैक्टीरिया में ये ऑपरेट नहीं करना चाहिए, मतलब इनएक्टिव रहना चाहिए, और किस टाइम पर एक्टिवेट होगा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो लैक्टोज ऑपेरॉन, लैक्टोज कब काम करता है, लैक्टोज की क्या ज़रूरत है सेल के लिए। तो जो एक इकोलाई सेल है या फिर एक बैक्टीरियल सेल है, ये खाने की तरह किसको यूज़ करती है, या फूड मॉलिक्यूल की तरह किसको यूज़ करती है, ये फूड को की तरह यूज़ करती है ग्लूकोज, जो कि सिंपलेस्ट टाइप का शुगर है, और इसी शुगर को ये खाने की तरह इस्तेमाल करती है, अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करती है और इसको तोड़ करके एनर्जी डराइव करती है। अब पहली सिचुएशन मान लो कि इकोलाई के पास में एक ऐसा एनवायरनमेंट है, इकोलाई सेल के पास में, जहाँ पर बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर इसके पास में सराउंडिंग में बहुत सारा ग्लूकोज है तो उस टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को एज अ फूड सोर्स यूज़ करने वाला है। जब तक ग्लूकोज अवेलेबल होता है, जब तक भी ग्लूकोज अवेलेबल है, ई कोलाई या फिर बैक्टीरियल सेल किसी भी दूसरे फूड सोर्स को इस्तेमाल नहीं करेगा। ई कोलाई का सबसे प्रेफर्ड सोर्स, सबसे पसंदीदा फूड क्या है, ग्लूकोज। जब तक ग्लूकोज यहाँ पर है तब तक ई कोलाई कभी भी लैक्टोज को इस्तेमाल नहीं करेगा, कभी भी लैक्टोज को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन में, जहाँ पे ई कोलाई ऐसे सिचुएशन में फंस चुका है जहाँ पर उसके आसपास ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। इसके सराउंडिंग में क्या है, ग्लूकोज अब प्रेजेंट नहीं है। अगर यहाँ पर ग्लूकोज प्रेजेंट ही नहीं है तो ये फूड की तरह किसको यूज़ करने वाला है, लैक्टोज को। अब मान लो यहाँ पर ग्लूकोज नहीं है लेकिन लैक्टोज बहुत सारा प्रेजेंट है, तो अब बैक्टीरिया को क्या करना पड़ेगा, अब बैक्टीरिया को अपना न्यूट्रिशन स्विच करना पड़ेगा लैक्टोज की तरफ। तो लैक्टोज में न्यूट्रिशन स्विच करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, अब जो लैक्टोज है उसको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। और एक बार जब लैक्टोज सेल में पहुंच जाता है तो लैक्टोज को तोड़ के ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाता है, और ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज को यूज़ करके एनर्जी निकालता है, एनर्जी डराइव करता है। ये भी सिंपल शुगर्स हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज। तो ये बेसिक आइडिया है कि जो लैक्टोज है, लैक ऑपेरॉन जो है, उसके लिए हमें लैक्टोज की इम्पोर्टेंस के बारे में पहले पता होना चाहिए कि ई कोलाई के लिए लैक्टोज की क्या इम्पोर्टेंस है। लैक्टोज एक फूड सोर्स है, ऑल्टरनेटिव टू ग्लूकोज। जब भी ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होगा और सराउंडिंग में लैक्टोज अवेलेबल होगा तो उस सिचुएशन में लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमें कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, लैक्टोज को सेल के अंदर लाने के लिए कुछ एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। और ये सारे काम कौन से एंजाइम करते हैं, लैक ऑपेरॉन नाम के एक ऑपेरॉन सिस्टम होता है, उसके अंदर में प्रेजेंट एंजाइम। मतलब हम एक लैक ऑपेरॉन यहाँ पर बना लेते हैं। लैक ऑपेरॉन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। एक लैक ऑपेरॉन में यहाँ पर रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर जीन के अलावा यहाँ पर प्रमोटर है, प्रमोटर के बाद ऑपरेटर है, और यहाँ पे प्रेजेंट है स्ट्रक्चरल जीन। जो स्ट्रक्चरल जीन है वो पॉलीसिस्ट्रोनिक है, मतलब यहाँ पर तीन अलग अलग प्रोटीन, तीन अलग अलग एंजाइम को बनाने के लिए जो जीन सीक्वेंस है वो मौजूद है। पहला जीन सीक्वेंस है Z, दूसरा है Y और तीसरा है A। ये तीनों जीन सीक्वेंस अलग अलग तरह के एंजाइम को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन ये तीनों एंजाइम तभी ऑपरेट करेंगे जब सेल के पास ग्लूकोज की कमी हो और दूसरा सेल के आसपास
लैक्टोज बड़ी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट हो। तो पहली सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, या फिर लैक्टोज अवेलेबल है लेकिन लैक्टोज के साथ में क्या अवेलेबल है, ग्लूकोज। दोनों ही सिचुएशन में भले से लैक्टोज अवेलेबल ना हो, और दूसरी सिचुएशन ये है कि लैक्टोज तो अवेलेबल है बट लैक्टोज के साथ में ग्लूकोज की भी मात्रा प्रेजेंट है। जब तक आसपास ग्लूकोज प्रेजेंट होगा तब तक सेल कभी भी लैक्टोज को फूड सोर्स की तरह इस्तेमाल करने की नहीं सोचता। इस दौरान वो हमेशा ग्लूकोज को ही एज अ फूड सोर्स यूज करेगा। तो अगर लैक्टोज को उसको फूड की तरह इस्तेमाल करना ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि लैक ऑपेरॉन के जो एंजाइम हैं, चाहे वो जेड एंजाइम की बात करें, चाहे वाई एंजाइम की बात करें, चाहे ए एंजाइम की बात करें, ये तीनों यहाँ पर स्टॉप कंडीशन में दिखाई पड़ेंगे। इनका ट्रांसक्रिप्शन इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए। अब इनका ट्रांसक्रिप्शन ना हो, इसको कौन इंश्योर करता है? इसको इंश्योर करता है ये इनहिबिटर जीन। ये जो आई जीन है, रेगुलेटरी जीन जो है, ये एक रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। रिप्रेसर प्रोटीन, ये रिप्रेसर प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन शो करता है। ये जो इनहिबिटर जीन है ये कैसा एक्सप्रेशन शो करता है? कॉन्स्टिट्यूटिव, मतलब कॉन्टिन्यूअस एक्सप्रेशन, हर टाइम एक्सप्रेस करता है अपने आप को, कभी भी ये नहीं रुकता। बाय डिफ़ॉल्ट ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता ही रहता है। जो रिप्रेसर प्रोटीन यहाँ पर बनता है ये एक्टिव रिप्रेसर है, ये एक्टिव प्रोटीन है, एक्टिव रिप्रेसर है। मतलब ये इसको आगे मॉडिफाई होने की ज़रूरत नहीं है, ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। क्योंकि ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये कहाँ जाएगा? ये बाइंड करेगा जाकर के ऑपरेटर रीजन पर। तो ऑपरेटर रीजन पर जाकर के ये बाइंड कर जाएगा। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड करेगा तो ये किसको बंद कर देगा? ऑपरेटर रीजन पर रिप्रेसर प्रोटीन प्रमोटर रीजन को बंद कर देगा। मतलब प्रमोटर रीजन अब किसी भी आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं कर सकता। तो जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम था जिससे प्रमोटर को बाइंड करना था, लेकिन प्रमोटर अब यहाँ पर इससे बाइंड नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑपरेटर पे कौन बैठा हुआ है? रिप्रेसर प्रोटीन। अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर बैठा हुआ है तो क्या इस पूरे जीन का, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, इसका ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हो पाएगा। तो जो इसका ट्रांसक्रिप्शन होना चाहिए था वो भी नहीं हो पाएगा, मतलब एमआरएनए बनेगा ही नहीं। और अगर एमआरएनए नहीं बनेगा तो क्या यहाँ पर जीन्स का सिंथेसिस होगा? वाई जीन का, जेड जीन का, ए जीन का सिंथेसिस होगा? नहीं। तो यहाँ पर जीन का भी सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। तो ये पहली सिचुएशन थी जहाँ पर लैक्टोज एब्सेंट था या फिर ग्लूकोज भी प्रेजेंट था लैक्टोज के साथ में। अब आते हैं लैक्टोज की, लैक ऑपेरॉन कब एक्टिवेट होता है? ऐसी सिचुएशन जहाँ पर लैक ऑपेरॉन एक्टिवेट होगा। तो सेकंड सिचुएशन इमेजिन करो, जब हमारे पास में इकोलाई के आसपास ग्लूकोज ना प्रेजेंट हो, जो इकोलाई की सराउंडिंग है वहाँ से ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, वहाँ पर एक्सेस ग्लूकोज दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन ग्लूकोज के अलावा वहाँ पर दूसरा फूड सोर्स है जिसका नाम है लैक्टोज। जो दूसरा फूड सोर्स है वो क्या है? लैक्टोज। अब यहाँ पर ग्लूकोज भले से नहीं है लेकिन लैक्टोज है। अब क्योंकि ग्लूकोज प्रेफर्ड फूड सोर्स था, जब तक ग्लूकोज था तब तक लैक ऑपेरॉन ओपन होगा ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन जैसे ही ग्लूकोज ख़त्म हुआ, इकोलाई कहाँ स्विच हो जाएगा? लैक्टोज को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। अब लैक्टोज जैसे ही सेल के अंदर में आएगा तो वहाँ पे बैक्टीरिया क्या करेगा? लैक्टोज को इनटेक करना स्टार्ट कर देगा। लैक्टोज को इनटेक करना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। जैसे ही लैक्टोज इकोलाई सेल के अंदर पहुंचेगा
तो इसके ऊपर में हमारा क्या एक्ट करेगा? अब इसके ऊपर में एक्ट करने वाला है लैकोपेरॉन के एंजाइम्स। जो हमारा लैक्टोज है, यहाँ पे हम एक लैकोपेरॉन दोबारा से बना लेते हैं। प्रमोटर इनहिबिटर प्रोटीन, यहाँ पे प्रमोटर, यहाँ पर ऑपरेटर, जेड जीन, वाई जीन एंड ए जीन, ये 3 जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही लैक्टोज सेल में एंटर करता है, जैसे ही लैक्टोज सेल के अंदर एंटर करता है, तो इसके ऊपर में एक जीन काम करता है जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और इसको कन्वर्ट कर देता है एलोलैक्टोज में। इसके आइसोमेरिक फॉर्म में कुछ पोर्शन ये एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जबकि बाकी पोर्शन ये किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज तो इसका कुछ पोर्शन एलोलैक्टोज इसके आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और कुछ पोर्शन ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर देता है। जो पोर्शन ग्लूकोज गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा वो तो फूड की तरह इस्तेमाल हो जाएगा, वो किसकी तरह यूज हो जाएगा? फूड की तरह इस्तेमाल हो जाएगा। पर ये जो लैक्टोज है या फिर जो एलोलैक्टोज है, ये क्या करता है? ये हमारा इंड्यूसर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। ये जो लैक्टोज है या फिर एलोलैक्टोज, ज़्यादा अच्छे से एलोलैक्टोज काम करता है। ये इंड्यूसर का काम करता है। इंड्यूसर का काम कैसे करता है? ये जाता है और बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। ये जाकर के किसके साथ बाइंड कर जाएगा? रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में। और रिप्रेसर प्रोटीन के साथ में एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ये कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा। वो अब काम करना या फिर एक्टिव फॉर्म में नहीं रह जाएगा। वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? इनएक्टिव रिप्रेसर की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ है तो क्या अब ये रिप्रेसर जाकर के इस ऑपरेटर पे बाइंड कर पाएगा? कभी भी नहीं। ये इस ऑपरेटर पे जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा। जब ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड करेगा ही नहीं तो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज था, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वो कहाँ आकर के बाइंड करेगा? प्रमोटर रीजन पर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा और प्रमोटर रीजन पर बाइंड करते ही ये जो हमारे पास में लैकोपेरॉन के जीन था, पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन, उसका ट्रांसक्रिप्शन कराना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसक्रिप्शन, और एक सिंगल एमआरएनए इससे सिंथेसाइज होगा। इससे क्या सिंथेसाइज हो जाएगा? एक सिंगल एमआरएनए। ये जो एमआरएनए है इसके पास में जेड प्रोटीन, वाई प्रोटीन और ए जीन के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग करने की कैपेबिलिटी है। जो जेड प्रोटीन है वो क्या बनाता है? वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये सेम एंजाइम है जो लैक्टोज को तोड़ के एलोलैक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ रहा था। पहले इसका अमाउंट बहुत कम प्रेजेंट था क्योंकि लैक्टोज जब अवेलेबल नहीं था तो लैकोपेरॉन बहुत कम लेवल पर लीकी ऑपरेशन शो करता है, बहुत ही कम ऑपरेशन शो करता है ऑपरेशन, पर बहुत ही कम अमाउंट में जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है वो प्रेजेंट था।
लेकिन अब तो ट्रांसक्रिप्शन खुले तौर पे हो रहा है, मतलब अब तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अमाउंट क्या हो गया, बहुत ज़्यादा। तो ये जो स्टेप हो रहा है, ये जो रेगुलेशन हो रहा है, ये वाला स्टेप अब और तेज हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा। ये हो गया बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम, जो डाइजेस्टिव एंजाइम की तरह काम करता है फॉर लैक्टोज। वाई की बात करें तो वाई जीन के एक एंजाइम का सिंथेसिस करते हैं जिसका नाम है परमिएज। क्या सिंथेसाइज करता है? परमिएज। परमिएज एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जो जाकर के बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एम्बेड हो जाता है। परमिएज क्या है? एक ट्रांसपोर्टर प्रोटीन जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में जाकर के इस तरह से इंसर्ट हो जाता है। और इस परमिएज का काम है लैक्टोज को बहुत तेजी से अंदर की तरफ पंप करना। जितना भी लैक्टोज सराउंडिंग में प्रेजेंट है उसको बहुत तेजी से अंदर की तरफ पंप करना। सेल की परमिएबिलिटी लैक्टोज के लिए बढ़ा देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टोज सेल के अंदर बहुत तेजी से एंटर कर सके। तो ये काम हो गया परमिएज का। लास्ट होता है ये ए जीन। ये ए जीन ट्रांस एसिटाइलेज नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करता है, सिंथेसाइज करता है, और इसका फंक्शन आप आगे पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ये लैक्टोज के साथ में जो दूसरे तरह के बीटा गैलेक्टोसाइड्स आ जाते हैं जो सेल के लिए टॉक्सिक हैं, उनको रिमूव करने का काम करता है। तो जब हमारे पास में लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक्टोज ने क्या किया? लैक्टोज की वजह से रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो गया। रिप्रेसर प्रोटीन अब ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं करेगा। सारे के सारे जो जीन हैं वो ट्रांसक्राइब होंगे, ट्रांसलेट होंगे, एंजाइम का सिंथेसिस करेंगे। और जब लैक ऑपेरॉन एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा, लैक ऑपेरॉन जब एक्टिव फॉर्म में, ऑन फॉर्म में, एक्टिव या फिर जब ऑन हो जाएगा, तो उस कंडीशन में लैक्टोज को तोड़ने वाले, लैक्टोज को सेल के अंदर लेने वाले सारे एंजाइम बढ़ जाएंगे। तो लैक्टोज को अंदर खींचने वाले एंजाइम, परमिएज एंजाइम, अंदर जाने के बाद में लैक्टोज को तोड़ के दो चीज़ें बनानी है। पहला एलोलैक्टोज और दूसरा है इसको डाइजेस्ट करके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बनाना। ये काम बहुत तेजी से होगा और बैक्टीरिया इस लैक्टोज को फूड की तरह इस्तेमाल कर पाएगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो लैक ऑपेरॉन का रेगुलेशन किस तरह का हो रहा है? लैक ऑपेरॉन का जो रेगुलेशन है वो कौन कराता है? वो कराता है रिप्रेसर। सबसे ज़्यादा रेगुलेशन तो रिप्रेसर ही कराता है। और किस तरह का रेगुलेशन कराता है? नेगेटिव रेगुलेशन। नेगेटिव रेगुलेशन वो यहाँ पे करा रहा होता है। मतलब जब तक रिप्रेसर प्रेजेंट है तब तक लैक ऑपेरॉन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। नेगेटिव रेगुलेशन के अलावा लैक ऑपेरॉन का एक पॉजिटिव रेगुलेशन भी होता है, लेकिन पॉजिटिव रेगुलेशन हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, वो हम हायर क्लासेस में आप जब जाएंगे तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर बायो में पढ़ाते हैं। लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन किस तरह का सिस्टम है या फिर किस तरह का ऑपेरॉन है? कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक ऑपेरॉन। कैटाबॉलिक ऑपेरॉन का मतलब है जो मॉलिक्यूल को ब्रेक करे। कैटाबॉलिक ऑपेरॉन का मतलब है मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन करे, लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाला ऑपेरॉन। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑपेरॉन ब्रेक डाउन में ही इन्वॉल्व हों। कुछ ऑपेरॉन सिंथेसिस प्रोसेस में भी इन्वॉल्व होते हैं, जो किसी चीज़ का सिंथेसिस कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेंगे, अरबडोप्सिस ऑपरेन, या फिर एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेने वाले हैं जिस एग्जाम्पल का नाम है
ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन, ये जो ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन है ये भी हमारे पास में पॉलीसिस्ट्रोनिक जीन सिस्टम है, जिसमें टोटल 5 तरह के वो जीन लोकेटेड होते हैं। ये इनहिबिटर है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और यहाँ पर टोटल 5 जीन इन्वॉल्व होते हैं, ABCDE, पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। ये पांचों के पांचों जीन प्रोडक्ट्स ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड का सिंथेसिस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पांचों के पांचों जो प्रोटीन है, जो एंजाइम बनाने वाले हैं, उनके थ्रू ट्रिप्टोफैन का नाम का एक अमीनो एसिड होता है, उसका सिंथेसिस होगा। मतलब ये एनाबॉलिक टाइप का ऑपेरॉन सिस्टम है, ये सिंथेसिस करवाता है। इसके एंजाइम मिल करके एक अमीनो एसिड का सिंथेसिस करते हैं। अब इसमें रेगुलेशन कैसे होता है ये समझिए। इसका जो इनहिबिटर है वो एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, लेकिन ये रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन कैसा रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में। क्योंकि अभी इनएक्टिव फॉर्म में है तो ये ऑपरेटर से जाके बाइंड नहीं कर सकता। जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड करेगा ही नहीं तो क्या आरएनए पॉलीमरेज बहुत ईजिली प्रमोटर से बाइंड करेगा? बिल्कुल बाइंड करेगा। और प्रमोटर से बाइंड करके ये आगे की तरफ मूव करता है और इस स्ट्रक्चरल जीन से mRNA का सिंथेसिस करवा देता है। ये क्या बना देता है? mRNA। फिर ये mRNA 5 अलग अलग तरह के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ABCDE, 5 अलग अलग तरह के प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा होता है। और ये पांचों प्रोटीन्स मिल करके एक अमीनो एसिड सिंथेसाइज करते हैं जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड, जिसको हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे जैसे ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड बनता जाएगा तो ट्रिप्टोफैन क्या करता है? ट्रिप्टोफैन जाकर के बाइंड करता है इस रिप्रेसर से, और जैसे ही ये रिप्रेसर से बाइंड करता है तो रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर से जाके बाइंड करता है रिप्रेसर प्रोटीन से, तो ये रिप्रेसर प्रोटीन एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। जैसे ही एक्टिव होगा ये जाकर के कहाँ बाइंड कर जाएगा? अल्टीमेटली ऑपरेटर रीजन पे बाइंड कर जाएगा। और ऑपरेटर रीजन पे बाइंड करते ही प्रमोटर रीजन को रोक देगा। प्रमोटर रीजन अब आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड नहीं कर सकता। और जब आरएनए पॉलीमरेज से ये बाइंड ही नहीं कर पाएगा तो क्या आरएनए सिंथेसाइज हो पाएगा? एमआरएनए? नहीं। क्या प्रोटीन बन पाएगा? नहीं। अमीनो एसिड बनेगा? नहीं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन है, जो इस ऑपेरॉन का फाइनल प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट जाकर के अपने सिंथेसिस के प्रोसेस को रोक रहा है। अपने खुद के सिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑपेरॉन है उसको जाकर के स्टॉप कर रहा है। इसको बोलते हैं फीडबैक रेगुलेशन, जहाँ पे प्रोडक्ट खुद जाकर के खुद को सिंथेसाइज करने वाले पाथवे को रेगुलेट करता है, उसको स्टॉप करता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो लैक ऑपेरॉन था वो एक कैटाबॉलिक ऑपेरॉन था, जहाँ पे जो ऑपेरॉन के एंजाइम हैं वो लैक्टोज नाम के शुगर को तोड़ रहे थे। वहीं पर अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें, ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन की बात करें, तो यहाँ पर जो एंजाइम हैं, जो ऑपरेटर के जीन्स हैं, वो ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करवाने वाले हैं। तो हमारे पास में टोटल ऑपेरॉन 2 तरह के होते हैं इसी के बेसिस पे, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। कैटाबॉलिक का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करे। एनाबॉलिक का होता है मतलब जो मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करे। अब कैटाबॉलिक ऑपरेटर हर टाइम ऑपरेट नहीं करते, ये हर टाइम नॉर्मली बंद रहते हैं। नॉर्मली ये किस सिचुएशन में रहते हैं? नॉर्मली ये
ऑफ रहते हैं, बट ज़रूरत पड़ने पर इनको ऑन किया जा सकता है। नॉर्मली ऑफ रहते हैं लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इनको ऑफ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। जैसा कि हमारा लैक ऑपेरॉन था एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन। वहीं पर अगर हम एनाबॉलिक ऑपरेटर की बात करें तो नॉर्मली वो ऑन रहता है। नॉर्मली हमारा इंड्यूसिबल ऑपेरॉन ऑन रहता है लेकिन उसको ऑफ किया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे उसको ऑफ किया जा सकता है। ऐसा ऑपेरॉन कहलाता है रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो ऐसा ऑपेरॉन क्या कहलाता है? रिप्रेसिबल ऑपेरॉन। तो जितने भी कैटाबॉलिक ऑपेरॉन होते हैं वो इंड्यूसिबल होते हैं और जितने भी एनाबॉलिक ऑपेरॉन होते हैं वो रिप्रेसिबल ऑपेरॉन होते हैं, जिसमें हमने एग्जाम्पल भी पढ़ लिया। कैटाबॉलिक में लैक ऑपेरॉन और एनाबॉलिक में ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन या फिर ट्रिप ऑपेरॉन। तो ये बात हो गई हमारे ऑपेरॉन सिस्टम की।